गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। थर्मल प्रॉपर्टीज चल रहा है। थर्मल प्रॉपर्टीज में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। टॉपिक का नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ठंड का टाइम है, कूलिंग का टाइम है, तो कूलिंग वाला भी टॉपिक आ गया। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। कूलिंग में क्या बताया जाता है, जरा सुनो। न्यूटन ने क्या बताया, बहुत अच्छे से सुनना। इन्होंने ये बताया कि मान लो T है टेम्परेचर ऑफ बॉडी। लेट अस कंसीडर T इज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी। बॉडी का टेम्परेचर T है और T नॉट है टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। T नॉट है टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। सराउंडिंग का मतलब है आसपास। T इज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी, T नॉट इज द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। ध्यान से सुनना। अब क्या कहा उन्होंने कि मान लो एक बॉडी बहुत गर्म है और वो एक सराउंडिंग में आती है, तो धीरे धीरे वो क्या होगी, ठंडी होगी, कूल होगी, कूल होगी। तो क्या बताया न्यूटन ने कि वो कितना जल्दी जल्दी कूल होगी या धीरे धीरे कूल होगी, मतलब ठंडी होगी, वो डिपेंड करेगा बॉडी के टेम्परेचर और सराउंडिंग के टेम्परेचर के डिफरेंस पे। इन्होंने क्या बताया, जितना डिफरेंस होगा बॉडी के टेम्परेचर का किसके साथ, सराउंडिंग के साथ, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा टेम्परेचर का, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं। मैं हमारे रूम का टेम्परेचर, ये रूम है हमारा, ये सराउंडिंग है, इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। अब इस सराउंडिंग में दो बॉडी आती हैं, एक बॉडी आती है 80 डिग्री सेल्सियस पे और एक बॉडी आती है 70 डिग्री सेल्सियस पे। दोनों आकर रूम में ठंडी होगी, धीरे धीरे कूल होगी। तो कौन जल्दी कूल होगी, वो डिपेंड करेगा डिफरेंस पे, टेम्परेचर के डिफरेंस पे। बॉडी का टेम्परेचर और सराउंडिंग के टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है उस पर डिपेंड करेगा। तो ये 80 माइनस 20 60 डिग्री और इधर 70 माइनस 20 50 डिग्री। तो ज्यादा डिफरेंस इस बॉडी का बैठ रहा है, किसके साथ, सराउंडिंग के साथ। तो इसका मतलब 80 डिग्री सेल्सियस वाला जल्दी कूल हो जाएगा, लेकिन जो जितना ज्यादा गर्म है वो उतनी जल्दी ठंडा हो जाएगा। कहने का मतलब ये है। तो न्यूटन ने यही बात बताई कि जो बॉडी जितनी ज्यादा गर्म रहती है उतनी जल्दी कूल हो जाती है। कहने का मतलब ये है। कैसे, 80 में से 20 माइनस करो, डिफरेंस आया 60 डिग्री। 70 में से 20 माइनस करो, डिफरेंस आया 50 डिग्री। तो ज्यादा डिफरेंस जिसका सराउंडिंग के साथ होगा, टेम्परेचर का, टेम्परेचर के साथ ज्यादा डिफरेंस जिस बॉडी का होगा सराउंडिंग के टेम्परेचर के साथ, वही जल्दी कूल होगी। यानी 80 डिग्री वाली बॉडी जल्दी कूल हो जाएगी। ये बात बताया न्यूटन ने। तो न्यूटन ने क्या कहा, आप समझ में आ गया आपको कि जो बॉडी जितनी ज्यादा गर्म होती है वो उतनी जल्दी ठंडी हो जाती है। न्यूटन का कहना यह था। सबसे पहले अगर मैं dt लिखूंगा, अगर मैं dt लिख देता हूं तो dt का मतलब हो गया चेंज ऑफ टेम्परेचर, dt चेंज ऑफ टेम्परेचर। और विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर दिया तो ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। कैपिटल T फॉर व्हाट, टेम्परेचर, स्मॉल t फॉर व्हाट, टाइम, कैपिटल T फॉर टेम्परेचर, स्मॉल t फॉर टाइम। और ये पूरा बन गया रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। और अगर आगे मैंने माइनस लगा दिया तो ये बन गया रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर। सबसे पहले आप देखो, कैपिटल T4 क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर, स्मॉल t4 यहां पर क्या है, टाइम, और dt बाई dt क्या बन गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। और आगे माइनस चिपका दिया तो वो रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर बन गया। तो इसी को तो कहते हैं, देखो, रेट ऑफ फॉल, रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर। और जो फॉल होता है, जब टेम्परेचर की गिरावट होती है, वहीं पे बॉडी ठंडी होती है, वहीं पे कूलिंग होता है। तो इसी को तो कहते हैं हम, इसी को तो कहते हैं बेटा रेट ऑफ कूलिंग। रेट ऑफ कूलिंग, कूलिंग का मतलब क्या होता है, कूलिंग का मतलब टेम्परेचर में फॉल होना, टेम्परेचर में गिरावट आना। तो रेट ऑफ कूलिंग का मतलब रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर। ये जो माइनस है वो ये बता रहा है कि दिस इज अ रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर, और इसी को कहते हैं रेट ऑफ कूलिंग। तो अब न्यूटन ने क्या बताया, अब सुनो। न्यूटन ने ये बताया कि जो ये रेट ऑफ कूलिंग होगा, यानी रेट ऑफ जो फॉल ऑफ टेम्परेचर होगा, ये बॉडी के टेम्परेचर और सराउंडिंग के टेम्परेचर के डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अभी ये तो समझा रहा था मैं, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा किसका, बॉडी के टेम्परेचर का किसके साथ, सराउंडिंग के साथ, उतना तेजी से वो फॉल होगा, उतना तेजी से उसका रेट ऑफ कूल होगा, उतना फास्ट वो बॉडी ठंडी होगी। dt चेंज ऑफ टेम्परेचर, dt टाइम, तो ये पूरा बन गया रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर।
ये बन गया रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, और आगे माइनस लगा दिया तो ये बन गया रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर। और क्या कहा उन्होंने, जो रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर होगा, जो बॉडी के टेम्परेचर में गिरावट आएगी, जो बॉडी ठंडी होगी, वो बॉडी के टेम्परेचर और सराउंडिंग के टेम्परेचर के डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, इसी को कहते हैं न्यूटन्स लॉ। अब अगर मान लो, अगर मैं ग्राफ बनाऊं, देखो टाइम, टी इज द व्हाट, टाइम। अब बोलोगे टी कौन सा टाइम है सर, ये है आपका टाइम ऑफ कूलिंग, टाइम ऑफ कूलिंग, कूल होने का टाइम। इसके साथ वही बॉडी के टेम्परेचर और सराउंडिंग के टेम्परेचर के डिफरेंस के साथ यहां ग्राफ बन रहा है। डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, किसका डिफरेंस, बार बार मैं बोल रहा हूं, बॉडी का टेम्परेचर और सराउंडिंग के टेम्परेचर, इनके डिफरेंस के साथ अगर मैं टाइम ऑफ कूलिंग का ग्राफ बनाऊं तो ये ग्राफ इनवर्सली का बनेगा। कैसे इनवर्सली का बनेगा आप खुद देख लो। आप जानते हो जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना टाइम कम लगेगा, और अगर डिफरेंस बॉडी का सराउंडिंग के टेम्परेचर का डिफरेंस अगर कम है तो टाइम भी कूलिंग का ज्यादा लगेगा। ध्यान से देखना वीडियो को, मैंने क्या कहा, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा किसका, टेम्परेचर का, किसके टेम्परेचर का, बॉडी और सराउंडिंग का, बॉडी और सराउंडिंग के टेम्परेचर का, उतना टाइम ऑफ कूलिंग कम होगा। और जितना ये डिफरेंस बॉडी के टेम्परेचर का और सराउंडिंग के टेम्परेचर का कम होगा उतना टाइम कूल होने में ज्यादा लगेगा। तो उल्टा है ना, देखो जितना टाइम ऑफ कूल बढ़ता जाएगा, कब, जब इधर डिफरेंस कम होता जाएगा। इसका मतलब ये डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड सराउंडिंग एंड टाइम ऑफ कूलिंग एक दूसरे के इनवर्सली, ये सब चीज याद रखना। अब क्या होता है जरा सुनो, मान लो एक बॉडी, ध्यान से सुनना जो मैं लिखवा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखवा रहा हूं। मान लो बेटा, लेट अ बॉडी कूल फ्रॉम T1 to T2 इन टाइम T। मान लो एक बॉडी कूल हो गई, ठंडी हो गई, एक बॉडी T1 से T2, T1 से T2 ठंडी होकर T1 पे थी, ठंडी होकर T2 तक पहुंच गई। बॉडी के दोनों टेम्परेचर है, कूल होने पे बॉडी टेम्परेचर गिरता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान से देखना। एक बॉडी का टेम्परेचर पहले T1 था, फिर कूल होके वो T2 हो गया, कितने टाइम में हुआ, T टाइम में। तो अब देखना उस केस में क्या होगा, जरा सुनो प्लीज। उस केस में क्या होगा कि जो रेट ऑफ कूलिंग होगा, जो आप लॉ लिखोगे तो यहां पे जैसे लिखा है सेम लिखोगे, लेकिन यहां पे आप क्या करोगे, एवरेज लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये टेम्परेचर किसका होता है, बॉडी का। और जब आपको लग रहा है किसी क्वेश्चन में कि एक ही बॉडी के दो टेम्परेचर है, पहले T1 था, कूल होकर T2 चला गया, तब आप वहां पे कौन सा लोगे, एवरेज लोगे। ये बताना चाह रहा हूं मैं, तो वहां पे आप कौन सा लोगे, एवरेज लोगे। ये बात कभी नहीं भूलना। कहां, जहां मैं क्वेश्चन अभी कराने वाला हूं विद इन 5 मिनट्स, जहां मैं बोलूंगा कि एक बॉडी का टेम्परेचर पहले T1 था, कूल होके T2 पहुंच गया, ठंडा होकर थोड़ा कम हो गया, तो उस सवाल में दो टेम्परेचर आ जाएंगे बॉडी के। तो आप सोचोगे सर ये तो बॉडी का टेम्परेचर है रूल में, तो यहां पे हम कौन सा रखें, कंफ्यूज नहीं होना है, यहां पे हम एवरेज रखेंगे। उस केस में हम यहां पर एवरेज रखेंगे, ये सब चीज भूलना नहीं, यही है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अब बोलोगे सर ऐसा क्या है इस क्वेश्चन में, अब आप ध्यान से सुनो, अब इसी टॉपिक पे मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, जरा सुनो। अब मुझे एक बात का जवाब देना प्लीज। अगर मान लो एक बॉडी का टेम्परेचर T1 से T2 हो गया, मतलब पहले T1 था, वो बॉडी कूल हुई, वो बॉडी ठंडी हुई, और ठंडी होकर T1 से T2 पहुंच गई। तो अब जरा सुनो, माइनस ऑफ dt, dt का मतलब है चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो T1 से T2 हो गया तो क्या चेंज ऑफ टेम्परेचर आ गया, T2 माइनस T1। इसको मैं खोल रहा हूं, dt का क्या मतलब है, चेंज ऑफ टेम्परेचर, किसका, बॉडी का, बॉडी का है ना, तो T1 से T2 गया तो T2 माइनस T1 अपॉन T। T क्या है, टाइम ऑफ कूलिंग, dt लिखो या T लिखो। अब ये प्रोपोर्शनल साइन हटा दो यहां पे, तो क्या आ गया, कांस्टेंट। फिर यहां पे क्या लेंगे, जब बॉडी के दो टेम्परेचर दे दे तो यहां पे क्या लेते हैं, एवरेज। तो एवरेज में क्या लेंगे, सोचने वाली बात है, एवरेज में लेंगे T1 प्लस T2/2 माइनस T0। आप ये वाला जो फॉर्मूला आप देख रहे थे पहले ना बेटा, ये फॉर्मूला आप ध्यान से देखना, ये फॉर्मूला वंस अगेन वापस वैसे ही लिख दोगे जैसा मैंने अभी बताया। ये आप मेरी बात को ध्यान से सुनो, हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे हम इसी फॉर्मूले पे करेंगे। यही फॉर्मूला मेन है न्यूमेरिकल्स के पॉइंट से।
क्वेश्चन करने के हिसाब से। अब बोलोगे सर कैसे क्वेश्चंस आएंगे, अब आपको मैं बताता हूं, देखो कैसे क्वेश्चंस आएंगे। अब आप ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या आया, देखो कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अब न्यूमेरिकल्स देखते हैं, यही बस यही मेन फॉर्मूला है। क्वेश्चन ये आया कि एक बॉडी जो है, इफ बॉडी कूल ठंडी हो रही है फ्रॉम 80 डिग्री सेल्सियस टू 70 डिग्री सेल्सियस इन 5 मिनट। सुनो ध्यान से, एक बॉडी का टेम्परेचर पहले 80 डिग्री सेल्सियस था, उसके बाद वो कूल होकर कहां पहुंच गई, 70 डिग्री सेल्सियस पे। कितने टाइम में, 5 मिनट में, 5 मिनट में। फाइंड टाइम टू कूल सेम बॉडी फ्रॉम 50 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। एक बॉडी 80 डिग्री सेल्सियस पे थी, 70 डिग्री सेल्सियस हो गई कूल होके, कितने टाइम में, 5 मिनट में। वही बॉडी अगर 50 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक कूल हो जा रही है तो कितना टाइम लगेगा, ध्यान से सुनना। और उसने टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग टी नॉट जिसको हम बोलते हैं वो दे रखा है 20 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन इज कंप्लीट। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, इस क्वेश्चन में क्या था, देखो बेटा, एक बॉडी का टेम्परेचर पहले, ध्यान से देखना, इसने क्या बोला है, एक बॉडी का टेम्परेचर पहले 80 डिग्री सेल्सियस था, फिर वो 70 डिग्री सेल्सियस हो गया। कितने टाइम में हो गया वो, 5 मिनट में। 5 मिनट में बॉडी ठंडी होकर 80 से 70 डिग्री पहुंच गई। तो बताओ वही बॉडी अगर 50 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस, देखो यहां भी 10 डिग्री का फॉल है, यहां भी 10 डिग्री का फॉल पूछ रहा है, तो अब बताओ कितने टाइम में होगा अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। तो बोलोगे सर देखो आप कैसे सॉल्व करोगे, अब आप ध्यान से देखते जाओ। सबसे पहले आप सीधे, ये तो कूलिंग वाला सवाल लग रहा है, साफ लग रहा है कि कूल हुआ है टाइम में, तो अब आप क्या करोगे, सीधे आप न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में आ जाओगे डायरेक्ट। क्या फॉर्मूला है, इस पे लिखोगे। केस 1, सबसे पहले केस 1 लो। केस 1 में T1 कितना है, 80 डिग्री सेल्सियस। T2 कितना है, देखो 80 टू 70 हो गया ना, तो T2 कितना हो गया बेटा, 70 डिग्री सेल्सियस। टाइम ऑफ कूलिंग कितना है, 5 मिनट। ऊपर वाली कहानी लिख रहा हूं मैं जो स्टार्टिंग में हुआ था। अब सीधे इस सारे डाटा को उठाकर फॉर्मूले पे पुट करो। क्या हो गया, माइनस ऑफ T2 कितना है, 70, माइनस T1 कितना है, 80, अपॉन टाइम ऑफ कूलिंग कितना है, 5, इज इक्वल टू कितना, K। T1 प्लस T2 रखते जाओ सारी वैल्यू को, 80 प्लस 70, 5 कितना, 2, माइनस T0 का मतलब सराउंडिंग का जो कि है आपका 20। सारे वैल्यू को उठाकर, जितने T1 T2 पता था, T0 पता था, उठा के यहां सब पुट कर दिया। पुट करने के बाद जब आपने इतना पुट कर दिया तो अब यहां से K मेरे को लगता है आराम से निकल जाएगा। K की वैल्यू यहां पे आराम से आ जाएगी। देखो K की वैल्यू क्या आने जा रही है, ये हो गया माइनस 70 माइनस 80 हो गया 10, माइनस 10 माइनस माइनस प्लस 10, यहां 2 आ गया, इजिकल टू, इधर आ जाओ, K 80 प्लस 70 150, 150 बाई 2 75, 75 हो गया 150, 22, 25 माइनस 20, ये आ गया K इंटू कितना बेटा, 50। बिल्कुल सही, यहां से K की वैल्यू आ गई 2/55, यानी किसकी वैल्यू आ गई बेटा, कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, इधर से कांस्टेंट की वैल्यू। अब आ जाओ, देखो कैसे क्वेश्चन होते हैं, ध्यान से देखना। अब आ जाओ केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या बोल रहा है, सॉरी, केस नंबर 2 में क्या बोल रहा है, अगर वो बॉडी अब 50 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस तक कूल हो जाए, यहां से यहां कूल हो जाए, बॉडी में कूलिंग चल रही है लगातार, तो अब बताओ कितना टाइम लगेगा। तो अब क्या करोगे, यहां पे क्या हो गया, पहला टेम्परेचर अब 50 डिग्री सेल्सियस, दूसरा टेम्परेचर कितना हो गया बेटा, 40 डिग्री सेल्सियस, दोनों टेम्परेचर दे दिया 50 और 40। अब निकालना है टाइम ऑफ कूलिंग। तो अब फिर क्या करेंगे, सिर्फ अभी इस डाटा को वहां रखेंगे, चलो रखो आप, माइनस T2 माइनस T1,
40 माइनस 50 अपॉन कितना t इजिकल टू k। अब इधर आ जाओ, t1 प्लस t2 बाई 2, 50 प्लस 40 बाई 2 माइनस t नॉट 20 हो गया, बस खत्म। अब हमें t निकालना है ना। अब इस वाले में क्या टाइम ऑफ कूलिंग है नहीं पता ना, यहां से यहां जो कूलिंग है तो निकालना, तो t लिखा है। अब यहां पर क्या करेंगे बेटा, -10 सॉरी +10 हो जाएगा ना अपॉन t, बस अब खत्म हो गया, फिनिश। और इधर से k की वैल्यू कांस्टेंट तो वही रहेगा, बॉडी तो वही है, और आपको पता है जब तक बॉडी का नेचर नहीं बदलता, मटेरियल नहीं बदलता, तब तक कांस्टेंट नहीं बदलता। तो k तो वही रहेगा जो आपने निकाला है फर्स्ट केस से, 2/55, 2/55। और इधर आ जाओ, ये 50 प्लस 40 90/2, 45 माइनस 20 25, यहां से t निकाल दो, चल ले जाओ 55 550 अपॉन 50 कट गया, आ गया 11 मिनट। यस, ये अगर बॉडी को कूल होने में 80 टू 70 डिग्री कूल होने में अगर 5 मिनट लग रहा है, तो आगे अगर 50 टू 40 का कूलिंग देखोगे तो 11 मिनट लगेगा। देखो टाइम बढ़ गया। आप एक चीज नोटिस नहीं किया आपने, यहां भी बॉडी 80 टू 70 10 डिग्री ही फॉल था, और यहां भी 50 टू 40 यहां भी 10 ही डिग्री का फॉल था, लेकिन टाइम ऑफ कूलिंग इंक्रीज हो गया। इससे ये पता चलता है कि जो टाइम ऑफ रेट ऑफ कूलिंग है वो एक स्पीड से नहीं होता, उसकी भी स्पीड धीरे धीरे कम हो जाती है। तो अगर मान लो बॉडी 80 टू 70 सॉरी 80 टू 70 80 से 70 80 टू 70 डिग्री कूल होने में अगर 5 मिनट लग रहे हैं टाइम, क्वेश्चन क्या था समझो आप, अगर बॉडी को 80 टू 70 80 से 70 डिग्री कूल होने में अगर 5 मिनट टाइम लगा है, 5 मिनट लगा है, तो उसी बॉडी को 50 टू 40 या कोई भी चेंज दे देगा, अब कितना टाइम लगेगा। तो आपके पास फॉर्मूला है, मेन फॉर्मूला ये है, क्या करोगे, केस 1 में ये वाला डाटा रखोगे, उससे कांस्टेंट निकाल दोगे, और फिर अगले वाले चेंज में फिर आ जाओगे, ये वाला डाटा लेकर उसी फॉर्मूले में के रख दोगे, तो आपका टाइम आ जाएगा। कैसा क्वेश्चन आएगा समझ में आ गया कि एक फॉल का टाइम ऑफ कूलिंग दे देगा और अगले फॉल का टाइम ऑफ कूलिंग पूछ देगा। दिस इज द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब जो टॉपिक मैं बताने जा रहा हूं वो एक डेरिवेशन है छोटा सा, उसके फॉर्मूले का कोई यूज नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं, नो कंपटीशन में कभी 11th में नहीं आता, बट ये कभी कभी डेरिवेशंस टीचर पूछ देते हैं। अब आप देखना, हम उस डेरिवेशन को करने जा रहे हैं, सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये डेरिवेशन, हम करने जा रहे हैं। उससे पहले, डेरिवेशन करने से पहले आपको ना कुछ मैथ्स की बातें यहां जाननी जरूरी है, तभी आप ये डेरिवेशन कर पाओगे, अदरवाइज ये डेरिवेशन नहीं कर पाओगे। क्या बातें जाननी जरूरी है, अब आप देखो। अगर फिजिक्स में कभी भी dx का इंटीग्रेशन आ जाता है तो उसे हम x कहते हैं। लास्ट टॉपिक है, ध्यान से सुनना। अगर फिजिक्स में इंटीग्रेशन ऑफ dx आ जाए तो उसे हम x कहते हैं, और अगर फिजिक्स में, मैथ्स में dx बाई x आ जाए तो उसे हम log x कहते हैं। और log के नीचे एक छोटा सा बेस होता है e। log x पढ़ते हैं, log का मैथ्स है, लेकिन एक छोटा सा ना बेस भी हिडन होता है, उसे हम e कहते हैं, e स्मॉल e लिखते हैं। उसके बाद सुनो ध्यान से, अगर मान लो इंटीग्रेशन में dx बाई x है, लेकिन x के साथ मान लो प्लस में या माइनस में कुछ भी a b c d कोई कांस्टेंट आ गया, या पहले आ गया, उससे मतलब जैसे आप ऐसे लिख सकते हो, a कांस्टेंट आ गया, आगे आ गया, पीछे आ गया, मतलब कांस्टेंट आ गया, a b c d कुछ भी कांस्टेंट आ गया, x के साथ आ गया, तो उस केस में याद रखना फॉर्मूला वही होता है जो अभी आया है, log x। बस क्या हो जाता है, बेस आ जाता है, वो सॉरी, जैसे यहाँ पे dx बाई x का log x था, तो dx बाई a माइनस x का log a माइनस x हो जाए। अब आगे सुनो ध्यान से, सब मैथ की बातें हैं। log में कुछ बातें आपको जाननी जरूरी है। अगर log में x इंटू वाई, log में दो वेरिएबल हैं और आपस में मल्टीप्लाई में है, अब बेस तो होता ही है, बेस लिखा जाता है, पढ़ा नहीं जाता, बस log का एक बेस होता है e, उसे लिखा जाता है, पढ़ा नहीं जाता। जब इसको आप ओपन करोगे तो ये बन जाएगा, ध्यान से देखना, log x प्लस log y, ये सब रूल है। log में अगर दो वेरिएबल है और दोनों मल्टीप्लाई में हैं, तो जब ये स्प्लिट होगा, जब ये ओपन होगा, तो log x प्लस log y।
और सुनो ध्यान से, लॉग में अगर ऐसा है x अपॉन वाई, फिर वही बात, लॉग में अगेन दो वेरिएबल्स आ गए, टू वेरिएबल्स आ गए, और वो डिवीजन में आ गए, डिवाइड में आ गए, तो आपको ध्यान रखना ये जब ओपन होगा तो ये हो जाएगा log x माइनस log y। सब लॉग के रूल्स हैं बेटा, कीप इन माइंड, ध्यान से सुनना, अच्छे से सुनना। फिर क्या बताया गया, लॉग में एक लास्ट रूल याद रखना, अगर आपके पास log x है और लॉग के पास एक बेस है e, लॉग का बेस लिखा जाता है e, पढ़ा नहीं जाता, पढ़ा तो log x ही जाता है, एक बेस लिखा जाता है, मैथ से ये सिर्फ मैथ। लेकिन कहा जाता है कि लॉग के दो बेस होते हैं, बेस e भी होता है और बेस 10 भी होता है। अगर बेस e को हटाकर आप log का बेस 10 लिखना चाहते हो तो आगे इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इसको जान लो, क्योंकि अभी जो अगला चैप्टर थर्मो होगा उसमें बहुत जरूरत है इन सब चीजों की। log x, log y, log z, log की कोई वैल्यू है, x y z कोई वैल्यू है, बेस e होता है। अगर मान लो बेस e को हटाकर कोई और बेस 10 लेना पड़े, दो बेस होते हैं, एक e होता है और एक 10 होता है, तो अगर आप log का बेस 10 लिखना चाहते हो तो ध्यान रखना आपको क्या करना पड़ेगा, सुनो, आगे 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये है रूल। दिस इज द रूल, log x dx का x, dx बाई x का log x, log में दो वेरिएबल हो, ओपन होने पे प्लस में खुलता है, log में दो वेरिएबल्स हो, डिवीजन में हो, ओपन होने पे माइनस में आ जाता है बीच में। और क्या बताया, log का बेस एक e होता है और एक log का बेस 10 होता है। अगर आपने log का बेस e को रिप्लेस करके 10 लाना है तो आगे आपने ना 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसकी जरूरत पड़ने वाली इसलिए मैंने कहा, ठीक है, ये मैथ था। अब आ जाओ फिजिक्स में। अभी मैंने क्या कहा कि मान लो लेट टेम्परेचर ऑफ बॉडी, एक बॉडी का टेम्परेचर कूल हुआ, ठंडा हुआ, कहां से कहां मैंने बोला था, T1 से T2 कूल हो गई थी बॉडी, अभी हुई थी ना 2 मिनट पहले, कितने टाइम में कूल हुई थी बेटा, ये भी मैंने पढ़ाया था T टाइम। मैं आ गया वापस, ये तो मैथ क्यों पढ़ाया अभी 2 मिनट पता चलेगा आपको। अभी मैंने क्या बताया कि एक बॉडी का टेम्परेचर पहले T1 था, वो कूल होकर T2 पहुंच गया, कितने टाइम में, T टाइम में। तो अब देखना, अब आ जाओ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। क्या न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है, रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर, रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हटाते तो क्या, K T माइनस T नॉट, ये तो था 2 मिनट पहले भी पढ़ाया। जो रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर होगा, जो रेट ऑफ कूलिंग होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बॉडी के टेम्परेचर में और सराउंडिंग में, ये तो कांस्टेंट आता ही था। देखते जाओ ध्यान से। अब क्या करेंगे इसको, अब आप बोलो क्या है, व्हाट इज T, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, व्हाट इज T नॉट, टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, तो ये व्हाट इज कैपिटल T, टेम्परेचर, स्मॉल t टाइम। तो आप क्या करो, जितने टेम्परेचर वाले टर्म है सबको एक तरफ शिफ्ट कर दो, देखना थोड़ा मैथ से ये कर दो शिफ्ट, तो क्या आ जाएगा बेटा, सोचने वाली बात है, dt बाई t माइनस टी नॉट इज इक्वल टू माइनस के इंटू डी टी। मैंने क्या किया, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग था उसमें जो टेम्परेचर वाले सारे टर्म एक तरफ और टाइम को उठाकर माइनस के साथ इधर शिफ्ट कर दिया, टेम्परेचर वाला टर्म एक तरफ और टाइम वाला टर्म एक तरफ, माइनस को भी इधर शिफ्ट कर दिया। ये क्या है, कांस्टेंट। अब इतना करने के बाद जब आपने इतना कर दिया तो अब आप क्या करो, इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करो, वन साइड नहीं बोथ साइड, और विद लिमिट, लिमिट के साथ करो, विदाउट लिमिट नहीं, लिमिट के साथ। ध्यान से सुनना, ये एक डेरिवेशन है, छोटा मोटा देख लो, कभी कभी पेपर में आ जाता है। तो इंटीग्रेट करते हैं इसको, चलो वहां से इंटीग्रेट कर लगाते हैं इंटीग्रेशन साइन, dt अपॉन t माइनस टी नॉट इज इक्वल टू के, कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ टाइम, बस फिनिश। अब इधर टाइम है तो टाइम की लिमिट रखेंगे, कितने टाइम में ये बॉडी कूल हुई है, T, तो 0 से लेके कहां तक, T तक। अब आप सोचो T नॉट किसका टेम्परेचर है, सराउंडिंग का, और आपको पता है सराउंडिंग का टेम्परेचर तो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट, वो तो बदलता नहीं है, बदलता किसका टेम्परेचर है, बॉडी का, तो T नॉट तो कांस्टेंट में आ गया। और ये वेरिएबल है, ये T किसका टेम्परेचर है, बॉडी का, ये T जो देख रहे हो ये किसका टेम्परेचर है, बॉडी का, तो हम इसमें यहां पे किसकी लिमिट रखेंगे, बॉडी के टेम्परेचर की, T1 से कहां तक, T2 तक। बॉडी का टेम्परेचर कहां से कहां कूल हुआ है, T1 से कहां तक कूल हुआ है, T2 तक, हो गया बस। अब ध्यान से देखना, बस देखते जाओ,
क्या देखते जाओ आप, सुनो मैं बीच में देखो, अगर अकेला dt होता तो dx का इंटीग्रेशन x हो जाता, और dt बाई टी होता तो dx बाई x जैसा log x हो जाता, तो यहाँ log t हो जाता, तो dt बाई टी log t। लेकिन मैंने क्या कहा था, अगर dt बाई टी में जैसे a माइनस एक्स आ जाए, या मान लो a माइनस एक्स ना आकर वही बात वही है x माइनस a आ जाए, तो उधर भी क्या हो जाता, इंटीग्रेशन में मैंने क्या बताया था बेटा, आपको अच्छे से पता है क्या हो जाता, जैसे dx बाई एक्स का log x होता है, तो dx बाई एक्स माइनस a आ जाए, तो यहां भी वही हो जाएगा log। बस मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन log x होता है और x के साथ कोई भी abcd आ जाए, तो आंसर में भी abcd आ जाएगा। abcd क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। ये a क्या है, कांस्टेंट। उसी पैटर्न पे यहां भी देखो इंटीग्रेशन हो रहा है, और dt बाई टी होता तो log t होता, लेकिन t के साथ t नॉट आ गया तो क्या इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका, log t माइनस टी नॉट इजिकल टू, ध्यान से देखना, इजिकल टू, अब यहां किसका इंटीग्रेशन है, अकेला dt, अकेला टाइम, अकेला dx, अकेले dx का क्या हो जाता है x, इंटीग्रेशन चल रहा है सर, कुछ नहीं चल रहा है, 0 से t तक, t1 से t2 तक। मैंने क्या किया, सुनो, सबसे पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगाया, उसमें टेम्परेचर वाले टर्म को एक तरफ कर दिया, फिर ये वाला देखो, ये वाला बिल्कुल इस पैटर्न पे इंटीग्रेशन हो रहा है, देखो साफ दिख रहा है, बस वहां x है, यहाँ टेम्परेचर है, वहां कांस्टेंट a है, यहाँ t नॉट है, और ये अकेला dt है, dt का इंटीग्रेशन t हो गया, इसका dt बाई टी माइनस टी नॉट का इंटीग्रेशन log हो गया, खत्म, और तो कुछ मैंने किया ही नहीं। अब जब ये हो जाता है तो लास्ट में क्या पुट कर देते हैं, लिमिट। किसकी लिमिट पुट करेंगे, ये किसका, ये T1 T2 किसका किसका टेम्परेचर है, सराउंडिंग तो फिक्स है, बॉडी का है, तो पहले क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे T2 रख देंगे, log, देखते जाओ, T2 माइनस टी नॉट। जब अपर लिमिट रखा जाता है वेरिएबल का, कौन वेरिएबल है, बॉडी का टेम्परेचर, ये उसी की लिमिट थी, T1 से T2 बॉडी कूल हुआ था। उसके बाद जब बीच में क्या लगा देते हैं, माइनस, फिर क्या था, याद करो, ये बहुत पहले की बात है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, फिर जहां पे बॉडी का टेम्परेचर है वहां पे इसकी इनिशियल वैल्यू रख देते हैं T1, तो ये आ गया log, अब T को हटा के T1 लिख दोगे तो क्या आ गया, T1 माइनस टी नॉट, खत्म हो गया बस, माइनस के। अब इस साइड आ जाओ, उधर टाइम की तरफ, उधर टाइम था, टाइम की तरफ बताओ, T की फाइनल वैल्यू T माइनस T की इनिशियल वैल्यू 0, फिनिश, ओवर, 1 मिनट में खत्म होने वाला टॉपिक। अब जरा सुनिएगा ध्यान से, अब मैं क्या इसको लिख सकता हूं, देखो तो जरा, T इज इक्वल टू 1 बाई के लॉग T1 माइनस टी नॉट माइनस लॉग T2 माइनस टी नॉट। बहुत इजी, कुछ नहीं किया, आप नहीं समझ पाए। सबसे पहले तो ये जो माइनस था, माइनस को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, ये माइनस वाला पहले आ जाएगा और प्लस वाला माइनस बन जाएगा, और के को नीचे शिफ्ट कर दिया। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि सबसे पहले ये माइनस जो था, माइनस को उधर शिफ्ट कर दो, तो माइनस को जब उधर शिफ्ट करोगे तो जो माइनस वाला टर्म क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, और प्लस वाला टर्म माइनस बन जाएगा, और ये जो के है वो नीचे चला जाएगा, बस मैथ से बेटा। अब बताओ ध्यान से, फिर हमने आपको क्या पढ़ाया था, 2 मिनट नहीं हुआ है, अगर log x माइनस log y, दो वेरिएबल हो, log x माइनस log y एक साथ करोगे तो क्या आ जाएगा, log x y y, तो देखो तो आ तो रहा है, log x माइनस log y, इसको एक जगह लिख दो। अब क्या आ जाएगा एक जगह लिखने पे बेटा, T1 माइनस टी नॉट अपॉन T2 माइनस टी नॉट, log x माइनस log y, अगर दो वेरिएबल्स आ जाए तो एक साथ कैसे लिखाता है, log x y y, तो देखो ना, इस पूरे को x मान लो, T1 माइनस टी नॉट log x माइनस log y, log x y y। किसी ने कहा मुझे आंसर बेस e में नहीं चाहिए, मुझे आंसर log बेस 10 में चाहिए, तो e को हटा के 10 लाएंगे तो क्या होता है बेटा, आगे 2.303 आ जाएगा, तो इसको ऐसे। अब देखना बच्चे, यहां तक आ चुका है, अब मैं क्या करूंगा, log का बेस e है, मान लो इसी आंसर को बेस e हटाकर क्या लाना है, 10 लाना है, तो मैंने क्या कहा था, जब log का बेस e हो और उसको हटा के 10 लाना हो तो आगे हम इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, सेम आंसर को लिखूंगा 1 बाई के, सेम आंसर को लिखूंगा, लेकिन पहले क्या मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2.303, बस बाई के पहले से है। अब log का बेस जो पहले e हुआ करता था ये क्या हो गया 10, और यहां पे आ गया T1 माइनस टी नॉट अपॉन
T2 माइनस T1। वही सेम इक्वेशन है, बस वहां लॉग का बेस E था, यहां लॉग का बेस 10 है। अब मेरी बात सुनो, ये फॉर्मूला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं आता है, बट इस पे क्वेश्चंस होते हैं, बट हमें थोड़ा कभी कभी डेरिवेशंस आ जाते हैं क्लास 11th में। इस फॉर्मूले का नीट जेई में कहीं क्वेश्चंस नहीं आता। तो आज मैंने ये चैप्टर फिनिश कर दिया। नेक्स्ट चैप्टर में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे बेटा, तब तक लाइक करो, शेयर करो, टेक केयर, बाय बाय।